हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा के लिए तीन तीन नंबर वाले प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। और यह सारे जो प्रश्न हम देख रहे हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार ही है कि जिस अध्याय में से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं उसी अध्याय से हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे दे रखा वह है वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। तो इस वीडियो के पहले हमने 4-4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए थे और 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी कर ली थी और उसके पहले 1-1 नंबर के भी सारे प्रश्न हम तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है, तो इसका उत्तर है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया गया। वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान रखे गए। ठीक है, पहला जो उपाय सरकार ने करा है भारत सरकार ने वह है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया गया तथा वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान रखे गए। इसके बाद दूसरा है संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर जोर दिया गया, शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध किया गया। ठीक है, और तीसरा है वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। तो ये तीन जो मुख्य उपाय है वह हम लिख देंगे, 3 पॉइंट में हम आंसर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए। तो इसका उत्तर होगा वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया और दूसरा है शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। वन्यजीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया और शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा वह आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन, इन वनों को इमारती लकड़ी या अन्य उत्पाद के लिए आरक्षित कर लिया गया है। ठीक है, आरक्षित वन वे वन है कि जिन वनों को इमारती लकड़ी या वन्य उत्पादों के लिए आरक्षित किया गया है। इन वनों में पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है। तो आरक्षित वन में पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है। इन वनों को लकड़ी या वन्य उत्पाद के लिए आरक्षित कर लिया गया है। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो वन है वह है संरक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। इसमें पशु चराने और खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों में दी जाती है। इसके बाद अगला है अवर्गीकृत वन। इसमें लकड़ी काटने और पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, अवर्गीकृत वन में लकड़ी काटने और पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है भारत जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। ठीक है, भारत में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक भी प्रश्न आता है तो हमें यही उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा पहला वन्य जीव के आवास का विनाश। ठीक है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक में हम लिखेंगे पहला वन्य जीव के आवास का विनाश। ठीक है, इसको हमको थोड़ा सा 1 और 2 लाइन में डिटेल में लिखना होगा कि वन्य जीवों का के जो आवास है वे नष्ट होते जा रहे हैं जिसके कारण की जैव विविधता खत्म हो रही है। दूसरा है जंगली जानवरों का शिकार। जंगली जानवरों का शिकार होने से जंगली जानवरों की संख्या में कमी होती जा रही है, कुछ जीव तो लुप्तप्राय भी हो गए हैं। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से जीव जंतु को बहुत नुकसान हो रहा है, पौधे भी नष्ट होते जा रहे हैं और जीव जंतु भी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम 3 कारक लिख देंगे। इसके बाद अगला है भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो वन संरक्षण के उपाय में हम लिखेंगे वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए, दूसरा है वृक्षारोपण किया जाना और तीसरा पशुओं को अनियंत्रित चराई पर रोक लगाई जाए। तो इसको भी हमें 1 या 2 लाइन में डिटेल करना पड़ेगा। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए, इसमें हमें लिखना होगा कि वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। वनों की कटाई के कारण ही वन कम होते जा रहे हैं। दूसरा है वृक्षारोपण किया जाना। तो वनों की कमी की पूर्ति करने के लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाया जाना चाहिए
और तीसरा पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक लगाई जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पशुओं के चराने पर भी नियमितता होनी चाहिए, पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि जो पौधों की सुरक्षा की जा सके। तो इस प्रकार से हम इसको डिटेल में लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैध शासन क्या है? वैध शासन क्या है? तो इसका उत्तर होगा वो सरकार जो संवैधानिक तरीके से चुनी जाती है। ठीक है, वह शासन या वह सरकार जो संवैधानिक तरीके से चुनी जाती है उसे वैध शासन कहते हैं। इसके बाद अगला है, साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा उस संघ को कहते हैं जब कुछ स्वतंत्र राज्यों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड इस प्रकार के संघ है। ठीक है, तो इसका उत्तर है उस संघ को कहते हैं जब कुछ स्वतंत्र राज्यों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड इस प्रकार के संघ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? तो इसका उत्तर होगा जिस पर, ठीक है, ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? तो इसका उत्तर होगा संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच में बंटवारा कर दिया जाता है। तो शासन की जो शक्तियां होती है यहाँ पर, यह केंद्र सरकार और प्रांत मतलब राज्य की सरकारों के बीच में उसका बंटवारा कर दिया जाता है। संघवाद में ऐसा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र राज्य सरकार से शक्तियां स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र राज्य सरकार से शक्तियां स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से उसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा से क्या आशय है? मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा मुद्रा ऐसी चीज है जो सौदों में विनिमय का माध्यम है। प्राचीन काल में तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, जैसे अनाज, पशु आदि। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्के का चलन हुआ। आधुनिक मुद्रा में रोजमर्रा के प्रयोग की चीजें न होकर करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। आधुनिक मुद्रा में प्लास्टिक एवं डिजिटल मुद्रा का चलन है। तो मुद्रा से यहाँ आशय बताना था और मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर यहाँ बताना था। तो इसको फिर से हम देख लेंगे। मुद्रा ऐसी चीज है जो सौदों में विनिमय का माध्यम है। ठीक है, विनिमय मतलब लेन देन का। प्राचीन काल में तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, जैसे अनाज, पशु आदि। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्के का चलन हुआ। आधुनिक मुद्रा में रोजमर्रा के प्रयोग की चीजें न होकर करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। आधुनिक मुद्रा में प्लास्टिक एवं डिजिटल मुद्रा का चलन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व बताइए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व बताइए। तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार रुपया को व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों के कार्यों के औपचारिक स्रोत की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भी देखता है कि बैंक केवल कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण प्रदान तो नहीं करता है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहा है। समय समय पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किन को ऋण दे रहा है, उसकी ब्याज दर क्या है। तो रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक बहुत सी गतिविधियों का नियमन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, सबसे पहला काम है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक जो है सभी बैंकों के कार्यों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर भी रखता है। और इसके बाद तीसरा आ जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यह भी देखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाई और व्यापारियों को ही ऋण प्रदान तो नहीं कर रहा है,
बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहा है। इसके बाद अगला जो पॉइंट हो जाएगा, समय समय पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किनको ऋण दे रहा है और उसकी ब्याज दर क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में अंतर बताइए। औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच अंतर, तो इसका उत्तर होगा औपचारिक क्षेत्रक ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। इनकी ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है। औपचारिक ऋण में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण थे। इसके बाद अगला है, स्वयं सहायता समूह किन चीजों के लिए ऋण देता है। स्वयं सहायता समूह किन चीजों के लिए ऋण देता है, तो इसका उत्तर होगा स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिलता है। उदाहरण, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए समूह द्वारा ऋण दिया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह इस प्रकार के ऋण प्रदान करता है। इसके बाद अगला है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। बैंक से ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए 3-3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। ये प्रश्न आपको समझ के तैयार करने हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्नों की प्रकृति कुछ अलग हो सकती है। यदि आप समझ के करोगे तो आप आसानी से उत्तर लिख सकोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।